शेयर बाजार एक ऐसा जंगल जहां पर ऑपरेटर्स, पॉलिटिशियंस, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े लोग आपको पूरी तरीके से खाने के लिए, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि पास्ट में क्या हो चुका, अगर आपको नहीं पता प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो आप शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं मेरे दोस्त। स्पेसिफिकली अगर शेयर मार्केट में निवेश करके आपको ढेर सारा पैसा बनाना है। इस वीडियो को अंत तक देखेगा बिकॉज मैं आज 5 से 6 ऐसे केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके दिल को दहला के रख देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम जिन ब्रोकर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वो पूरी तरीके से वैलिड है, क्या हम जिन लोगों को न्यूज़ चैनल को देखते हैं क्या वो पूरी तरीके से सही है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो चीज़ें भी बताऊंगा। तो सीधे चलते हैं 11 फरवरी 2008। देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। हर कोई बहुत एक्साइटेड है, उत्साहित है कि यार मज़ेदार, मतलब ये तो लाइफ चेंज कर देगा। चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे कोई काम करने वाली हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हर कोई इसी आईपीओ की चर्चा कर रहा है। इंटरव्यू लिया जाता है इस कंपनी के प्रमोटर के साथ और इनके प्रमोटर से पूछा जाता है एक सवाल ये है कि भाई साहब, सारे के सारे ब्रोकर्स एक ही स्वर में कह रहे हैं कि यार इस कंपनी के आईपीओ में पैसा सबको लगाना है। मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से बावली हो रही है, पूरा देश इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन एक रिपोर्टर एलिगेशन लगा रहा है आप पे कि आपने सबको पैसे खिलाए हैं। तो क्या है सच इसके पीछे? जिस पे उनके प्रमोटर उदाहरण पे आंसर देते कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को हम पे ट्रस्ट है, हम एक बहुत अच्छी ब्रांड है और लोगों को भरोसा है कि आगे चल के ये शेयर आगे जाएगा, इसलिए लोग 450 रुपये 450 रुपीज़ पर शेयर देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। और मोर ओवर ब्रोकर्स का काम एनालिसिस करना होता है, वो थोड़ी छल कपट करेंगे। ठीक 3 साल बाद फरवरी 2011 सेम प्रमोटर एलिगेशन लगाते अब ब्रोकर्स पे। देखिए माया, देखिए वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स मिलके गलत मैसेजेस स्प्रेड कर रहे, हेट मैसेजेस स्प्रेड कर रहे, जिसके कारण मेरी कंपनी के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं और कंपनीज को सही समय पे लोन नहीं मिल रहे हैं। इस पे रेगुलेटर को कुछ करना चाहिए। जिन कंपनीज का नाम लिया गया था वो था आरकॉम, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस मीडिया, और जिस प्रमोटर की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, वो है अनिल अंबानी। पहली चीज़ गौर से देखिए, वही प्रमोटर, वही ब्रोकर, पहले वो अच्छे थे, 3 साल बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण इनके शेयर्स गिरते हैं, तब वो ब्रोकर्स बेयर कार्टेल के हो जाते हैं। बट वेट ए सेकेंड, इतने जल्दी नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। 7 मई 2011। हमको अक्सर कहा गया है शेयर बाज़ार में कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं ये बहुत ही सॉलिड होते हैं, इन पे हमें पूरी तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए। देश का उस समय पे सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 7 तारीख को एक न्यूज़ पब्लिश करता है और न्यूज़ कुछ इस प्रकार से होता है कि बेयर ऑफ द डे, स्टॉक जो 58% गिर चुका है 6 महीने से और आगे भी बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। एक तरीके से इस आर्टिकल ने भय बनाने का काम किया था। ये बात है 7 मई 2011। 9 मई 2011 को एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आपने भी सुना होगा, जेपी मॉर्गन, जिसकी रिपोर्ट हर कोई पढ़ना चाहता है, जहां पर हर कोई काम करना चाहता है, वो भी सेम स्टॉक के टारगेट को आधा कर देता है। गौर फरमाइएगा, 3 महीने पहले इन्होंने अपग्रेड दिया था, 3 महीने बाद स्लैश कर देता टारगेट, और ये होता है ठीक 2 घंटे पहले, बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिस स्टॉक की मैं बात करूँ, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिजल्ट आने के बाद बहुत बुरी तरह स्टॉक की पिटाई होती है। लोग सवाल सोचते तो है कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट और वो दूसरी मीडिया हाउस की रिपोर्ट, इन सब की टाइमिंग क्या मात्र एक संजोग था या एक सोचा समझा चाल? तो दूसरी चीज़ जो मुझे इस मार्केट ने सिखाई कि हमें ब्लाइंडली किसी ब्रोकर या दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट पे भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि फलाना डिमका इंस्टीट्यूशन ने अगर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है तो वो 100% सही होगी, तो हम कर ले। लेकिन आप देख सकते हो कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन तो केवल एक मोहरा था
ऐसे ना जाने कितने कांड हो चुके। बाय द वे, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का रियल नेम अभी क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स चेक योर जनरल नॉलेज। और हाँ, इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो 15,000 लाइक्स टारगेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर 15,000 लाइक्स के लिए और कमेंट्स में डार्क लिखिएगा अगर और वीडियोस चाहिए। बट वेट, एनालिसिस खत्म नहीं हुई है, अभी तो और बची है। 9 जून 2015, तब तो कुछ ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया हिल जाएगी जिस प्रकार की चीज़ें हुई थी। 9 जून 2015 को हर मीडिया चैनल पे एक खबर आती है, राकेश झुनझुनवाला जी ने एक स्टॉक बाय किया है, सुराना सोलर्स। 2,50,000 शेयर्स बाय किए 53.74 रुपीज़ में। स्टॉक कूदा है बहुत बुरी तरीके से, 18% से ये स्टॉक कूद गया है। हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई इसको बाय करना चाहता है, बिकॉज इस समय पे राकेश जी को सभी भगवान मानते हैं। स्टॉक 2-3 दिन के अंदर ही 75 चले जाता है, लेकिन उसके बाद उसने वो लेवल आज तक नहीं देखा। लास्ट टाइम अपना हाई उसने उसी समय बताया और केवल 1 महीने के अंदर ये 18 रुपये पे आ चुका है। कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर हम चलते हैं आज के समय पे। 5 और 6 सितंबर 2016 अलग अलग न्यूज़पेपर में खबर आती है। क्या आती है? एप्टेक प्री स्कूल सेगमेंट में घुसने वाला है। एप्टेक एक एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री, प्री स्कूल्स जो बच्चों का प्री स्कूल होता है उसमें एंटर हो रहा है। खबर आती है आफ्टर मार्केट आवर्स, मार्केट खत्म होने के बाद, और उसके बाद होता है एक बहुत ही तगड़ा मैसिव जंप इन द प्राइसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बाद में 5 साल बाद एक न्यूज़ आती है कि रेगुलेटर ने मिस्टर झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, रमेश दम्मानी, जी हाँ, और ऐसे ही उत्पल सेठ और 4-5 बड़े बड़े निवेशकों को 37 करोड़ रुपीस पेनल्टी भरने बोली। मतलब गलती आपने करी है, पैसे भरो, बट उसके बाद और कुछ नहीं है, लाइफ टाइम बैन, वाइफ टाइम बैन। ये सब तो सिर्फ हर्षद मेहता और इन सारे लोगों के लिए था और किसी के लिए नहीं था। आप ब्लाइंडली किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख के निवेश करते हो तो दुनिया में लाखों एग्जाम्पल है। पर आप बोलोगे ये तो 2016 की बात है, रिसेंटली कहाँ होता अभिषेक भाई, आप ये बताओ। तो सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए, आज से ठीक 2 साल पहले की एग्जाम्पल लीजिए। नवंबर 4, 2019, राकेश झुनझुनवाला बाय 0.51% स्टेक इन येस बैंक 67 पे। येस बैंक वहाँ से 80-85 जाता है। 2019 में अचानक से पता लगता है एंड तक कि यार ये तो येस बैंक अब उस लेवल पे लास्ट 3 साल से नहीं गया है। क्या ये सभी केवल एक कोइंसिडेंस है? मॉरल मैं ये देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि ये शेयर बाज़ार जो एक जंगल है ना, यहाँ पर आप किसी भी प्रमोटर के इंटरव्यू, किसी भी बड़े निवेशक के इंटरव्यू, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के इंटरव्यू पे डायरेक्ट ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते। अगर भरोसा कर सकते हैं तो एक है एनालिसिस पे और दूसरा है खुद पे, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर डैम वे टू बिलीव ऑन दिस थिंग। जब 2019 में अनिल अंबानी ग्रुप ने एलिगेशन लगाया एडलवाइस ग्रुप पे कि भाई हमारे प्लेज शेयर्स बिना बताए बेच दिए गए हैं, तब ना रेगुलेटर ने कुछ किया ना किसी और ने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एडीएजी ग्रुप उस समय पर भी अपना इंश्योरेंस पैक और म्यूचुअल फंड बिजनेस चला रहा था, जबकि 95% उनका प्लेज था। अर्थात ये कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों के पैसे भी रिस्क पे थे, बिकॉज कंपनी खुद रिस्क पे थी। उस समय रेगुलेटर क्या कर रहा था? उस समय पे IRDAI जो इंश्योरेंस की रेगुलेटर है वो क्या कर रही थी? क्या ये चीज़ हमें ये नहीं बताती कि ये जो पूरा मार्केट है ना, ये बड़े लोगों का हाथ की कठपुतलियां हैं। चाहे आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, जिसको बोला गया था इंडियन नेवी के लिए वेसल्स बनाने के लिए, डिस्पाइट इतने घोटाले, डिस्पाइट इतने सारे प्लेज वाले इशू, कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि रिलायंस होम फाइनेंस पे जब फॉरेंसिक ऑडिट की गई तो पता लगा 8,000 करोड़ तक के पैसों की धंधली करी, तो भी लाइसेंस नहीं लिया गया। लाइसेंस लेते लेते रेगुलेटर को 6 से 7 साल लग गए। उन निवेशकों का क्या हुआ जिन लोगों ने वहाँ पर पैसे गंवा दिए? तो दोस्तों आपको समझना है कि आप ब्लाइंडली ना प्रमोटर, ना इन्वेस्टर, ना किसी और पे
भरोसा कर सकते हो, बिकॉज कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, आपको जान के हैरानी होगी, LIC लास्ट टाइम पे ADAG में जितना LIC का एक्सपोजर था वो अनिल अंबानी से भी ज़्यादा था। तो मेरा ये एक प्रश्न उठता है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इनको भी क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इतने बड़े बड़े धंधे हो रहे हैं बट स्टिल दे आर हैविंग द हाईएस्ट स्टेक इन ADAG एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस नेचुरल गैस लिमिटेड, इन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा सेटलमेंट केस लगे। इनफैक्ट 2011 में ही इनको 50 करोड़ की सेटलमेंट लगाई गई, बट एक छोटी सी फ़ी पे रेगुलेटर ने माफ़ कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेगुलेटर छोटी सी फ़ी पे सबको आने जाने दे रहे हैं? आपको बता दूं कि अनिल अंबानी ग्रुप के 122 कंपनीज़ का एड्रेस सेम है। जी हाँ, 122 कंपनीज का सेम फ्लैट, सेम सब कुछ, एड्रेस सेम है। लेकिन अब जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कांड जो NBFC वाले लोग होते हैं, अनिल अंबानी लोग हैं, जो भी हैं, ये सारे लोग ये कांड करते कैसे हैं, क्या है इनका मोडस ऑपरेंडी, किस तरह से करते हैं, एक सरल एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। और 15,000 लाइक्स गाइस, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स और डार्क साइड में बताते रहूँ। पर अब मैं आपको ना दिल दहला देने वाला कैलकुलेशन बताऊँगा, थोड़ा टेक्निकल होगा, कान थोड़ा पास में रखिए और ध्यान से सुनिएगा। बहुत पर्टिकुलर है कि ये NBFC वाले लोग कांड कैसे करते हैं। ADAG हो गया, DHFL हो गया, और एग्जाम्पल के तौर पे हम ADAG नाम लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी ADAG। NBFC कंपनीज या जो भी हैं, इन सब को रेगुलेटर की तरफ से एक रूल है कि जब भी आप थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कैसे, सरलता से समझिए। मान लीजिए मेरी खुद की कंपनी, अभिषेक की कंपनी है, मैं अपने चाचा के साथ, और लिस्टेड है, अगर मैं अपने चाचा के साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ तो वो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन है। मतलब रिलेशन में किसी के साथ कर रहा हूँ, चाहे मैं उनसे लैंड खरीद रहा हूँ, उनसे कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ बिजनेस रिलेटेड, वो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं रिपोर्ट करूंगा तो मुझे स्पेसिफाई बताना पड़ेगा मैंने इनके साथ किया, इतने अमाउंट पे किया। लेकिन मैं बाहर वालों को जो लोन दे रहा हूँ एज अ बिजनेस, मेरे को वो बताने की जरूरत नहीं मैंने स्पेसिफिकली राजू को दिया, काजू को दिया या बादाम को दिया। मेरे को सिर्फ बताना कि हाँ मैंने 50 करोड़ के लोन दिए। तो अब ADAG ने या फिर DHFL ने, सब ने, इन लोगों ने क्या किया, पहले 3 कंपनी सेट कर ली। मान लो ADAG ने क्या किया, A, D और G 3 कंपनी सेट करी। अब इनको पहले अपना थर्ड पार्टी रिलेशन तोड़ना है, तो उसके लिए क्या करा, बहुत स्मार्ट प्लान। A 50-51% स्टेक D में बाय करता है, D 50-51% G में बाय करता है, G 50-51% A में। मतलब जो 3 कंपनी ADAG ने बनाई अलग कहीं पर, मान लो ADAG कानपुर में है, उसने मुंबई में ये 3 कंपनी बनाई, तीनों कंपनी ने एक दूसरे के स्टेक खरीद लिए। अब टेक्निकली ADAG इनका मालिक नहीं रहा, बिकॉज 51% स्टेक D का A के पास है, G का D के पास है, एक दूसरे के पास सारा स्टेक है। तो अब ये थर्ड पार्टी नहीं रही। अब ये तीनों कंपनीज आएंगी ADAG के पास, भैया हमको ये लोन चाहिए, विदाउट इवन टेकिंग पेपर, ये लो 600 करोड़, ये लो 700 करोड़। टेक्निकली ये थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो कभी भी कानो कान रेगुलेटर को तब तक नहीं पता चलेगा कि ये इंटरनली पैसा डिस्बर्स किया। लेकिन एट द एंड ये A, D और G कंपनी बनाई किसने थी? बनाई तो ADAG नहीं थी ना। सो दोस्तों, आप देख रहे हो किस प्रकार से धंधे किए जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, कुछ समझ में नहीं आए, इंडेक्स फंड्स में लगाइए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए, थोड़ी एनालिसिस करके थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड पे जाइए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़ बेस्ड, ब्रोकर बेस्ड, टिप बेस्ड, इस तरह के ट्रांजैक्शंस कृपया मत कीजिए। इवन हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, हम कभी भी पेड रिटेल को टिप्स ऑन स्टॉक्स नहीं देते। काफ़ी फेक चैनल से, हमारा ओरिजिनल चैनल काफ़ी केवल ये है। तो मेक श्योर आप ये ना करें, बिकॉज मैंने आपको दिखाया है आपके लॉस से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मोर ओवर ये सब के सब लोग अपना पैसा कमाने पे लगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपके थोड़े ज्ञान के चक्षु खुले होंगे। 15,000 लाइक्स इज़ व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट दिस काइंड ऑफ वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप